I can understand English but can't speak. It's a very common question. Do you know why this happen? लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे इंग्लिश अंडरस्टैंड तो हो जाती है बट मैं स्पीक नहीं कर पाता या नहीं कर पाती एंड इट्स अ वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, मैं अब आपको शो करती हूँ कि ये क्यों होता है। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक माई वीडियो फॉर लर्निंग मोर। What's your favorite hobby? What was it? Subject plus verb plus object. I play tennis. Are you a good tennis Yes, player? I started 6 years ago and I'm still playing it. Maybe should I use present perfect continue? I have been playing tennis for 4 months. I couldn't speak English because I was thinking a lot. I was just thinking what type of grammar should I use, what type of sentence structure should I use, what type of word should I use. So I was searching a lot. That is why I was not able to speak. अभी आपने मेरी वीडियो देखी एक और उसमें मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे क्वेश्चन पुट किया जा रहा था बट मैं पहले सोच रही थी कि मुझे कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, मैं ये सब सोच रही थी और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो सामने वाला एकदम से इरिटेट भी हो सकता है ना, और सेकेंडली कि हम भी हेजिटेट फील कर सकते हैं और मैं भी हेजिटेट ही फील कर रही थी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज सर्चिंग अ लॉट इन माई माइंड। Actually, when we speak, we don't have time to think. मतलब जब हम बोलते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, बट when we write तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है. So we might be able to write a paragraph. That would be a long paragraph. But when it comes to the speaking, we feel hesitate. I also used to feel, जब बात speaking कहते हैं, when it comes to the question of speaking, तो you don't have time. You might not be able to speak in a very fluent way because you will have to think in your mind firstly. बिकॉज जब आपको बोलना होता है तो आप पहले सोचने लग जाते हो कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, तो इसी में टाइम निकल जाता है. बट another person is waiting for your answer, so that would be a kind of problem. आपके लिए प्रॉब्लम होगी बिकॉज आप बोल नहीं पा रहे हो, सामने वाला आपकी आंसर की वेट कर रहा है. सो हियर इज अ वन सोल्यूशन. आई एम हियर, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स हियर टू हेल्प, एंड देयर आर मेनली 4 steps that you can use for brushing up your communication skills or for improving your communication skills. Okay, so let's first and predominant step is learn everything by topic. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है उसको टॉपिक की तरह लर्न करना है. कोई भी चीज़ है उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक रखना है और उसको देन बाद में लर्न करना है. Well, you know that there are many different topics when you want to speak with someone, so you can collect those kind of topics for learning English, for speaking. For example, there are many topics that you can learn about, okay, such as friendship, environment, pollution, relationship, education, and so on. So you can use these kind of topics for learning, for improving your communication skills, for improving your speaking. So you can use this kind of topic. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को लेकर आपको कलेक्ट कर कर कैसे आपको इनको लर्न कर रहा हो, कैसे आप इनको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू whenever you learn any phrase, any word, any vocabulary word, so you should have one notebook. आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और जब भी आपने कोई भी नया वर्ड, कोई भी फ्रेज लर्न करी है तो उसको अपनी कॉपी पर लिख के रखना है, उसी टाइम ही लिख लेना है. अगर हाँ आपको उस टाइम पर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, बट याद रखना है और उसको अपनी कॉपी पे लिख कर रखना है. और इस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको वो भी तरीका सीखना है कि कैसे किसी वर्ड को पूरे अच्छे तरीके से लर्न करना है. उसमें मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं कि वर्ड को कैसे एग्जांपल्स के साथ लर्न करना है. वर्ड्स के कुछ अलग अलग मीनिंग होती है. इंग्लिश के ऑलमोस्ट वर्ड ऐसे ही होते हैं कि उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं. व्हाट यू शुड जस्ट हैव अ नोटबुक, एंड दैट नोटबुक शुड हैव
different sections. Like the one section should be related to relationship, one should be related to environment, one should be related to pollution, one should be related to education, one should be related to education, and many other more. Okay, so हर एक सेक्शन को अलग अलग करके रखना है, बिकॉज जब भी आप कोई भी वोकेबलरी का नया वर्ड सीखोगे तो आप उन सेक्शंस के बीच में अलग अलग जाके उस वर्ड को लर्न करोगे, उस वर्ड को अलग अलग तरीके से उन सेक्शंस में यूज़ करोगे. सो इससे क्या होगा कि आपको एक वर्ड भी याद हो जाएगा, आपको सिंटेक्स स्ट्रक्चर भी यूज़ करना आ जाएगा, कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, आपको वोकेबलरी का वर्ड भी मिल जाएगा. देन जब आप उस वर्ड को लर्न करोगे, उसके रिगार्डिंग कोई कॉलोकेशन ढूंढोगे गूगल पर जाकर, देन उसको आप पैराग्राफ में लाओगे, तो उसके बाद आप स्पीकिंग करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ब्रश अप हो जाएंगी अपने आप ही. बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. देन हम सेकेंड पे मूव करते हैं. आवर सेकेंड स्टेप इज write before you speak, because when you will write, you will have time to think, you will have time to think about the vocabulary words, you will have time to think about the structure, that what type of structure you can use or you could use, and then you will speak. ऑब्वियसली जब हम पहले राइट करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को उठाकर, हम उसके ऊपर बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके रिगार्डिंग नए नए वोकेबलरी वर्ड्स ढूंढेंगे, उनको लिखेंगे, उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर में लाएंगे, देन उसको पैराग्राफ में लाएंगे. उसके बाद हम जब स्पीकिंग करेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी फ्लुएंसी भी बनेगी और आपको स्पीकिंग करने का तरीका भी पता लगेगा, और ऑब्वियसली आपके ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं वो भी कम हो जाएंगे. ओके, अभी आगे आपको इस सेकंड स्टेप पे करना क्या है. यू हैव डिफरेंट सेक्शंस इन योर नोटबुक, यू हैव योर नोटबुक, सो गो इनटू योर नोटबुक एंड गो इनटू द फ्रेंडशिप सेक्शन. ओके, विल टेक अ केस ऑफ फ्रेंडशिप. ओके, हम फ्रेंडशिप का केस लेंगे. देन जब आप फ्रेंडशिप सेक्शन खोलोगे ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस लिखो. जैसे कि फ्रेंडशिप में होगा आई हैव वन फ्रेंड, पहला सेंटेंस हो गया. आई हैव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. सो अपने आप को क्वेश्चन पुट करो, वाई फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन थिंक दैट फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ वी विल हैव फ्रेंड्स, और इफ आई विल हैव फ्रेंड्स, I can share my joys and sorrows with him or her. By this I can spend my time, as well as it would be helpful for me for busting my stress. मतलब कि मेरा एक सर्कल है. अभी जब हमारे पास क्वेश्चन आया, अभी मैंने तो एक क्वेश्चन पूछ लिया खुद से कि वाई फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप गूगल पर जाइए, गूगल से पूछिए कि give me some questions related to speaking, related to friendship. Sorry. अब जब आप फ्रेंडशिप का टॉपिक भरोगे ना, उस पर सर्च करोगे, तो धन उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और उनका डिटेल्ड आंसर भी होगा. तो जैसे आप अपना आंसर बिल्ड करोगे, देन उस आंसर को जाके रीड करोगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे, आप खुद के आइडियाज़ बिल्ड भी करोगे. इससे क्या होगा कि आपकी मेंटली जो है सोचने की शक्ति भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे. अभी अगर आपको फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग गूगल पे नहीं कुछ समझ आ रहा, तो हमारे इंटरनेट पे एक ऐसी एप्लीकेशन है, दैट इज़ ChatGPT. वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, उस पर जाकर कोई भी क्वेश्चन पुट कीजिए, कोई भी, आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड आंसर मिलेगा. अगर आप 1 मिनट का आंसर चाहते हो, 1 मिनट का मिलेगा. 10 मिनट का चाहते हो, 10 मिनट का मिलेगा. उसके रिगार्डिंग फ्रेजेस चाहते हो, फ्रेजेस मिलेंगी. अगर आप उसके रिगार्डिंग कॉलोकेशन चाहते हो, कॉलोकेशंस मिलेंगी. नाउन्स लर्न करना चाहते हो, नाउन्स जाके वहाँ पे सर्च करो, अपना क्वेश्चन पुट करो उससे, और आपको एक डिटेल्ड आंसर मिलेगा. अभी आपने सेंटेंसेस भी राइट कर लिया, पैराग्राफ भी राइट कर लिया किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इस चीज़ को प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस बोला जाता है. इसको ये माना भी गया है, इट इज़ कॉल्ड एज प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस, जिसको हम अपने माइंड में ऑलरेडी फिट कर चुके हैं. उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, तो हम उसको अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, अच्छे तरीके से किसी को भी आंसर कर सकते हैं. अभी
अब जिनको मैंने प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस बोला है वो आपका थर्ड स्टेप है। और जब आपने अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया, जब आपने थर्ड स्टेप का क्रॉस कर गए, पूरा कर लिया, पार कर गया इस चीज़ को, देन आपको फोर्थ स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप इज़ वेरी सिंपल, आपको बस ये सब चीज़ें अपने माइंड में फिट करनी है। जब आप फोर्थ स्टेप में आओगे ना, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो योर माइंड विल immediately come on to the point that if anyone ask you for the friendship, so आपका माइंड एकदम से रिएक्ट करेगा, एकदम से वही सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमेगी, आप वो सब कुछ सर्च करने लग जाओगे कि हमारा फोर्थ स्टेप होगा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इज़ द मस्ट थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ओके मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइविंग, you know how to start a car, you know how to drive a car, you know how to turn the wheel, you know how to turn the gear। अगर आपको फास्ट जाना है तो आपको कौन से गियर पर गाड़ी को लाना है, थर्ड गियर पर लाना है, फोर्थ पर लाना है, आपको ये सब पता है। तो क्या आप सोचते हो कि आप एक अच्छे ड्राइवर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप गाड़ी को चला नहीं लेते, सब कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, तब तक आप बिल्कुल भी अच्छे ड्राइवर नहीं हो। इसी तरह अगर आप ग्रामर को लर्न करते हो, ऑल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को लर्न करते हो, वोकैबुलरी को लर्न करते हो, बट जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, आप बोलते नहीं, तब तक आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। इसीलिए प्रैक्टिस इज़ द तो फोर्थ स्टेप आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के सामने नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो मिरर प्रैक्टिस कीजिए, अकेले रहकर प्रैक्टिस करिए। आई नो कि जब आप किसी के सामने होते हैं आप इंग्लिश को बोल नहीं पाते, तो ऑब्वियसली आप अकेले में प्रैक्टिस करिए, अकेले में बैठकर प्रैक्टिस करिए। अगर किसी के सामने